हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच के अंदर ही कंप्लीट जो इकोनॉमी का रिवीजन करवाया है, तो उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपके जो भी सर ने सारे टॉपिक करवाए हैं वो मैंने कंप्लीट इसके अंदर रिवीजन हो करवा देती हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम टाइम के अंदर रिवीजन है उसके लिए ये क्लास एफिशिएंट रहेगी। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम पढ़ पाते हैं अपन। ज़्यादातर वो जो पॉलिटी वगैरह है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ही नहीं के लगे रहते हैं, लेकिन इकोनॉमी को बहुत कम पढ़ पाते हैं। तो इसके अंदर आपको मैंने सारे टॉपिक है इसका रिवीजन एक ही क्लास में करवा देती हूँ, जिससे कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्लास वो वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। शास्त्र शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थ और शास्त्र से, जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? धन का अध्ययन करना। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनकी बुक भी है द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 के अंदर ही आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। और अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है? तो एडम स्मिथ के द्वारा ही कहा गया था। और इनकी बुक का नाम भी इंपोर्टेंट है, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 के अंदर आई थी। तो ये थोड़ा नाम है वो भी याद रख लेना। रेगनर फिशर ने ही 1933 से 34 के अंदर अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो 1933 से 34 के अंदर जो रेगनर फिशर है, इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और सेकंड था समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का माइक्रो मतलब सूक्ष्म लेवल पर ही जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष पर आधारित हो, उपभोक्ता विशेष हो, एक उत्पाद विशेष हो, एक मांग पूर्ति सिद्धांत, कीमत अंतर सिद्धांत है, इन पर यह आधारित था व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसके जनक कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल हैं, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक थे। तो जनक कौन थे ये थोड़ा नाम आपको इंपोर्टेंट है, इसका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसका अर्थ व्यापक अर्थ में होता है। और इस जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जब संपूर्ण समाज कल्याण है, राष्ट्रीय आय है, रोजगार सिद्धांत, वो सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। और इसके जनक थे जॉन मेनार्ड किंग्स। तो जो मेनार्ड किंग्स है वो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके जनक है। तो इनका नाम भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अगर आपको वीडियो व्यवस्था के प्रकार, अन्य देशों के साथ में व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। और ये आयात निर्यात पर ही निर्भर है। खुली अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात होता है, जैसे भारत के अंदर ही 1991 के अंदर एलपीजी है उसकी शुरुआत की गई थी। बंद अर्थव्यवस्था के अंदर आयात निर्यात नहीं होता है। और आज मतलब इस समय तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित हो। जैसे दक्षिणी कोरिया के बारे में कहा जाता है कि वो बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो भी जैसे चाइना है, रूस, इन देशों के साथ में खुद का आयात निर्यात वो करता ही है। लेकिन भारत के द्वारा जो खुली अर्थव्यवस्था है ये कब से शुरू की गई थी? तो ये 1991 से। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर ही अर्थव्यवस्था समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित तीन प्रकार की होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वामित्व है वो सरकार के पास में होता है, जैसे दक्षिणी कोरिया है, रूस है, चाइना है, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें संसाधनों का समान वितरण किया जाता है और इसका लक्ष्य है कि अधिकतम कल्याण मतलब अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल, तो दास कैपिटल है वो किस पे लिखी गई थी? समाजवादी पे लिखी गई थी। और कार्ल मार्क्स है वो समाजवाद अर्थव्यवस्था है, इसी के सपोर्टर थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ही स्वामित्व तो होता है संसाधनों का, वो निजी क्षेत्र के पास में होता है। जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, इन सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और इसके समर्थक थे एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो ही अपनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है संसाधनों पर। भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। और किन्स सपोर्ट है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है। तो इनके जनक कौन है ये थोड़ा सा याद रख लेना। और ये पूछ सकते हैं कि भारत है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर मतलब आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अब विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो विकसित अर्थव्यवस्था होती है जैसे यूएसए है, यूरोप है, यहाँ पर विकास हो चुका है, इनका जीवन स्तर भी उच्च है, यहाँ पर औद्योगिकरण भी हो चुका है। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। विकासशील, भारत है वो विकासशील देशों के अंदर ही शामिल है, यहाँ पर विकास चल रहा है, औद्योगिकरण भी हो रहा है और यहाँ का जीवन स्तर वो मध्यम स्तर का है। अविकसित के अंदर आते हैं अफ्रीकन जो देश होते हैं
अफ्रीका वाले, वो ऐसे देशों के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पर विकास है वो अभी शुरू हुआ है, तो यहाँ पर विकास है और इनका जीवन स्तर भी कैसी श्रेणी में आता है, निम्न स्तर श्रेणी के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के वैसे तो 3 क्षेत्र ही बताए गए हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कृषि वगैरह ये शामिल है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, खनन, वन उत्पाद। तो आपसे ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या शामिल होता है, तो ये नाम थोड़ा सा आप याद रख लेना। और भारत की लगभग 55% आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन जीडीपी के अंदर इसका योगदान 17% ही है। भारत में सर्वाधिक जो छिपी या परछन बेरोजगारी है वो भी किस में देखी जाती है, कृषि क्षेत्र के अंदर ही देखी जाती है। द्वितीय क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो मूल्य संवर्धन के बाद में ही द्वितीय क्षेत्र के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे निर्माण है, विनिर्माण है, गैस, जल, बिजली आपूर्ति, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और इसमें जो कुशल श्रमिक है उनको व्हाइट जॉब कहते हैं, जबकि अकुशल श्रमिक है उसको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो कुशल श्रमिक उनको क्या कहते हैं, व्हाइट, और जो अकुशल श्रमिक है उनको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। भारत के द्वारा जो मेक इंडिया अभियान है वो भी किसके आधार पर, जो द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और अगर द्वितीय क्षेत्र बढ़ेगा तो वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। आगे देखते हैं तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र आता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को ही सेवा प्रदान करने का काम हो तृतीय क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल, बीमा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भारत की जीडीपी में भी सर्वाधिक योगदान किनका है, तो तृतीय क्षेत्र का ही है। अब तृतीय क्षेत्र को ही 2 भागों के अंदर और भी डिवाइडेड किया गया है, जैसे चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में। तो चतुर्थक क्षेत्र के अंदर भौतिक गतिविधियां हैं, इनको शामिल किया गया है, अनुसंधान है, शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी है, वो चतुर्थक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। और पंचम क्षेत्र के अंदर जो नीति निर्माता संस्थान होते हैं उनके सीईओ है, एमडी है, राजनेता है, ये सब पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनका नाम भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। नियोजन के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र है, तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। और स्वामित्व के आधार पर है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। समांतर अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो काले धन या बिना हिसाब किताब के ही धन पर आधारित कर वंचन से जमा किया गया धन होता है, वो समानांतर अर्थव्यवस्था होती है। और इसको कम करने के लिए भारत के द्वारा 2016 में नोटबंदी की गई थी। तो नोटबंदी करने का कारण क्या था भारत में, तो ये समानांतर अर्थव्यवस्था है, इसको कम करने के कारण ही। तो इनको भी आप याद रख लेना। अब सेकंड टॉपिक के अंदर जो भारत की राष्ट्रीय आय है उनके बारे में देख लेंगे। भारत की इकोनॉमी है वो विकासशील, खुली व मिश्रित अर्थव्यवस्था है और एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यूके को और जापान को पीछे पछाड़कर भारत वर्तमान में 4th अर्थव्यवस्था बन गई है पूरे विश्व में, जिसमें पहले स्थान पर यूएसए, सेकंड स्थान पर चीन, 3rd स्थान पर है जर्मनी और 4th स्थान पर भारत आ गया है। थोड़े ही दिनों में भारत है वो जर्मनी को पछाड़कर भी 3rd स्थान पर आ जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी है ये वर्तमान के अंदर ही मतलब अच्छी ग्रोथ कर रही है। इकोनॉमी में उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, भूमि, रेंट, पूंजी, ब्याज, श्रम, मजदूरी और उद्यमी लाभ। तो इसी से राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। रेंट, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इन सभी से मिलकर है वो राष्ट्रीय आय है वो निकाली जाती है। टॉपिक देखते हैं आर्थिक वृद्धि और विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आर्थिक वृद्धि ये मात्रात्मक परिवर्तन है, वो आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत ही आता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय है वो किस में मापी जाती है, आर्थिक वृद्धि ही मानी जाती है। आर्थिक विकास तो मात्रात्मक परिवर्तन के साथ में इसमें गुणात्मक परिवर्तन है वो भी देखा जाता है। जैसे जीडीपी है वो ग्रोथ के साथ ही लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब होगा तभी वो आर्थिक विकास हो माना जाएगा। तो आर्थिक विकास के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य इन सबको भी शामिल किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि के अंदर इनको शामिल हो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक HDI, ये जारी करता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसकी स्थापना 1990 में की गई है UNDP की। और इसका विकास महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ही किया गया था। 3 आधारों पर जारी किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता के आधार पर। तो प्रति व्यक्ति आय है वो निकाली जाती है राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर। और जीवन प्रत्याशा वर्तमान में भारत की कितनी है, तो 72 वर्ष है, अर्थात तो वर्तमान में जन्म लेने वाले बच्चों की जो संभावित आयु है वो जीवन प्रत्याशा के अंतर्गत आती है। साक्षरता 7 वर्ष से प्लस के आयु के कितने लोग हैं जो खुद के हस्ताक्षर कर सकते हैं या बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, वो सब साक्षरता के अंतर्गत आते हैं। तो इन 3 आधारों पर ही जो मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। इस बार देखते हैं भारत की रैंक क्या है। तो ये मतलब स्कोर कौन कौन सी श्रेणी के अंदर ये मापा जाता है। तो निम्न श्रेणी होती है 0 से 0.55 तक, मध्यम श्रेणी होती है 0.55 से 0.7 तक,
उच्च श्रेणी होती है 0.7 से 0.8 और अति उच्च होती है 0.8 से लेकर 1 तक। तो इसमें 0 सबसे निम्न श्रेणी माना जाता है, 1 है वो अति उच्च श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में मानव विकास सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत इसमें 130वें स्थान पर है। और शीर्षक क्या है इस बार का, तो ए मैटर ऑफ चॉइस ये इस बार का शीर्षक है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, आइसलैंड का स्कोर है 0.97। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है और दक्षिण सूडान का स्कोर है 0.388। भारत इसमें 130वें स्थान पर है और स्कोर है 0.685 है, ये भारत का स्कोर है। और भारत वो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी 0.55 से 0.7 इस श्रेणी के अंदर भारत वो आता है। भूटान इसमें 125वें स्थान पर है, चीन 78वें स्थान पर है, श्रीलंका है वो 89 स्थान पर है, बांग्लादेश 130वें स्थान पर और पाकिस्तान इसमें 168वें स्थान पर है। तो इसको ही थोड़ा सा याद रख लेना कि भारत की रैंक इस बार मतलब कौन सी है, ये पूछ सकते हैं या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितने आधारों पर ये जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता के अंदर भारत की रैंक 131वीं है और खुशहाली सूचकांक शुरू करने वाला भूटान है और इसमें भारत की रैंक 118वीं है वर्तमान में 2025 के अंदर ही। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय देश के नागरिकों की कुल आय है वो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ही आती है और इसकी पहली बार गणना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और इनकी बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक किन की है, तो दादा भाई नौरोजी की है और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय है उस समय 20 रुपए बताई थी 1867-68 के अंदर ही कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, 20 रुपए। पहली बार वैज्ञानिक आधार पर आकलन है वो प्रोफेसर वी के राव के द्वारा ही 1931-32 के अंदर दी थी। राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी, तो 1949 के अंदर ही पीसी महानोबिस है वो इसके हेड थे। 2 सदस्य भी थे, प्रोफेसर वी के राव और आर गोडविल, ये राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे। तो सदस्यों का नाम भी याद रख लेना और हेड थे पीसी महानोबिस। राष्ट्रीय आय की मापन, तो राष्ट्रीय आय की मापन है वो 3 विधियों के आधार पर ही किया जाता है, व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि। तो तीनों विधियों के आधार पर ही राष्ट्रीय आय है इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोस, यानी शकल से नेट है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो शकल से अगर आप नेट निकालना चाहते हो तो इसमें जो घिसावट यानी मूल्यह्रास है उसको माइनस कर देंगे तो ग्रोस से नेट है वो निकल जाएगा। जैसे ग्रोस यानी डोमेस्टिक जीडीपी से एनडीपी कैसे निकाला जाएगा, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निवल घरेलू उत्पाद है वो निकालने के लिए, जीडीपी से एनडीपी निकालने के लिए आपको मूल्यह्रास होता है उसको माइनस करना पड़ता है। जबकि नेशनल से डोमेस्टिक यानी राष्ट्रीय से घरेलू निकालने पर आपको जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसको माइनस करना पड़ता है। यानी जीएनपी से जीडीपी निकालने के लिए ही आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो माइनस करनी पड़ती है। तो जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको विदेशों से प्राप्त आय है इसको माइनस करना पड़ता है। जीडीपी से एनएनपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो निकालने के लिए आपको जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय में से घिसावट निकालने पर ही प्राप्त होती है। तो इस छोटे छोटे पॉइंट है कि किसमें से क्या माइनस करना पड़ता है तो जिससे ये निकाला जाता है। तो ये 3 थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको जीडीपी से एनडीपी है वो किस प्रकार से निकाला जाता है और एक जीएनपी से एनडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी से एनएनपी कैसे निकाला जाता है। तो ये पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। तो जीडीपी से एनएनपी निकालने के लिए जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसमें से मूल्यह्रास घटाने पर आपको एनएनपी है वो मिल जाती है। फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस यानी साधन लागत से बाजार कीमत वो किस प्रकार से निकाली जाती है। तो जो फैक्टर कॉस्ट है इसके अंदर ही जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है उसको जोड़ा जाता है और जो उसको शुद्ध जोड़ने पर ही जो बाजार कीमत है वो निकाली जाती है। यानी एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट से ही एनएनपी जो बाजार कीमत है वो निकालने के लिए आपको जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, माइनस नहीं करते इसमें ऐड करते हैं। तो इससे आपको एनएनपी जो मार्केट प्राइस है वो निकल जाता है। तो जीडीपी से एनएनपी, तो जीडीपी से आपको जो एनएनपी है वो निकालने के लिए तो वो इसमें माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा माइनस किस में करेंगे, प्लस किस में करेंगे, क्या इसमें माइनस प्लस होगा, यही थोड़ा सा फंडा है। अभी इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर ही किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर ही निवासी एंड गैर निवासी दोनों द्वारा ही उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है वही जीडीपी कहलाता है। तो 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक जीडीपी होती है, एक नाम मात्र की जीडीपी होती है। तो वास्तविक जीडीपी है
ये आधार वर्ष पर निकाली जाती है और इसमें महंगाई हो काउंट नहीं की जाती। जबकि जो नॉर्मल जीडीपी होती है उसमें महंगाई काउंट की जाती है और वर्तमान जो प्रचलित मूल्य है उसी के आधार पर ही निकाली जाती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर से नॉर्मल जीडीपी निकालने के लिए आपको जीडीपी डिफ्लेटर यानी महंगाई का मापन हो किस प्रकार करते हैं, तो नॉर्मल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये महंगाई है इसका मापन हो निकल जाता है, जीडीपी जो डिफ्लेटर है वो निकल जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। एनएनपी, तो एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होता है, तो नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध जो राष्ट्रीय आय है उससे क्या निकाला जाता है, एनएनपी यानी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट और ये फैक्टर कॉस्ट है वो इससे निकाला जाता है। तो एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट और एमपी यानी मार्केट कॉस्ट। तो इसके अंदर किस प्रकार से, तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, नेट डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो इसमें प्लस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से जो मार्केट प्राइस है वो निकल जाती है। राष्ट्रीय आय का मापन पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, और सीएसओ की स्थापना 1951 में की गई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय आय का मापन है वो एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, स्थापना 2019 में की गई थी। और सीएसओ और एनएसएसओ का विलय है वो कब किया गया था, तो ये विलय कर दिया गया था 2019 के अंदर ही। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और ये मोस्पी के अंतर्गत आता है, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसएसओ। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। राष्ट्रीय आय के अंदर क्या शामिल नहीं होता है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, स्थानांतरण भुगतान, पेंशन, उपहार, बेरोजगारी भत्ता ये इसमें शामिल नहीं होते हैं, और विदेशों से प्राप्त जो उधार है वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होती है। तो इन सबको थोड़ा सा आप याद रख लेना। राष्ट्रीय आय कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सी मतलब कंजक्शन उपभोग, आई मतलब निवेश, जी मतलब गवर्नमेंट एंड सरकारी बचत, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, जब कंजप्शन, इन्वेस्ट और गवर्नमेंट इन सबको प्लस करने के बाद में ही एक्सपोर्ट में से जो इंपोर्ट होता है वो माइनस करने के बाद में ही राष्ट्रीय आय है वो निकाली जाती है। तो ये फॉर्मूला है, ये भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि किसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है। अगला टॉपिक देखते हैं, वित्तीय बाजार। तो मुद्रा और मुद्रा के उपभोग का अधिकार है वो क्या होता है, वित्तीय बाजार होता है। और वित्तीय बाजार के अंदर ही वित्त का लेन देन किया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है इसका एग्जाम्पल। और लॉन्ग टर्म के अंदर पूंजी बाजार आता है, और शेयर मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत ही आता है। तो बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट आरबीआई करता है, और जो शेयर मार्केट है इसको रेगुलेट करता है सेबी। नेक्स्ट है जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी। वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है और जीरो बैलेंस अकाउंट पर यह खोला गया था। उद्देश्य है सभी व्यक्तियों को वित्तीय बाजार से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। आगे देखते हैं बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम है इसकी शुरुआत 1770 के अंदर की थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, जो कि भारत का एक पहला आधुनिक बैंक है, और ये एसएपल हो गया था और विदेशी पूंजी पर ही आधारित था। तो सबसे पहला जो भारत का आधुनिक बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1806 के अंदर ही बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1840 में ही बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और 1865 के अंदर ही बैंक ऑफ इलाहाबाद की स्थापना की थी। 1881 के अंदर ही अवध जो कॉमर्शियल बैंक है, जो कि सीमित मात्रा के अंदर ही भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था, अवध कॉमर्शियल बैंक। 1894 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कर दी गई थी, और 100% भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा है, तो पंजाब नेशनल बैंक ही था। जबकि अवध जो कॉमर्शियल बैंक है इसमें सीमित मात्रा के अंदर ही भारतीयों के पास में अधिकार थे। जबकि पंजाब नेशनल बैंक ये 100% भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है, लेकिन इसका स्वामित्व है वो पूरी तरह से भारतीयों के पास में नहीं था। 1911 के अंदर ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, और भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 के अंदर ही बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों से मिलकर ही इंपीरियल बैंक की स्थापना की थी, और ये नोट छापने का कार्य है वो इंपीरियल बैंक के द्वारा किया जाता है। 1926 के अंदर ही यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर ही भारत के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की गई है, और 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई की स्थापना की थी। एक्ट है 1934 का, और इसका कार्य होता है नोट छापने का कार्य करता है। शुरुआत के अंदर भारत और बर्मा इन दोनों का कार्य ही आरबीआई के द्वारा किया जाता था, लेकिन बर्मा है इससे 1937 को अलग हो गया था।
1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर था, वर्तमान में मुंबई के अंदर है आरबीआई का। 1 जनवरी 1949 को ही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 1949 के अंदर ही बैंकिंग रेगुलेट एक्ट भी आया था और 1 जुलाई 1955 के अंदर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तीनों बैंक जो इंपीरियल बैंक है इसी का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कर दिया गया था, यानी एसबीआई बैंक। तो इसको भी थोड़ा याद रख लें कि एसबीआई बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई बैंक की स्थापना के लिए समिति कौन सी थी? गोरेवाला समिति है। हेडक्वार्टर है नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर। ऐप है योनो ऐप और स्लोगन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स द बैनर टू एवरी इंडिया ए बैंक टू कॉमन मैन। तो ये इसका स्लोगन है। 1964 के अंदर ही आईडीबीआई की स्थापना की गई थी, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 19 जुलाई 1969 को ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आधार था 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा पूंजी वाले बैंक है वही बैंक रहेंगे, बाकी का राष्ट्रीयकरण वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, आधार था 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इस समिति कौन सी थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में हेड है केवी साजी। तो केवी साजी है ये वर्तमान में नाबार्ड के हेड है। 1982 के अंदर ही EXIM बैंक आयात निर्यात बैंक है, इसकी स्थापना की थी। 2 अप्रैल 1990 को ही सिडबी। तो सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सूक्ष्म लघु उद्यम है, इसको वित्तीय सहायता है, जो सूक्ष्म लघु उद्यम होते हैं उनको वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जाती है? सिडबी के द्वारा ही। हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, त्रावणकोर, पटियाला, मैसूर, हैदराबाद इन सभी का विलय हो कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक इन सब का विलय हो एसबीआई में कर दिया गया था। वर्तमान में पब्लिक सेंटर बैंक कितने हैं? तो 12 ही हैं। पहले स्थान पर है एसबीआई, सेकंड स्थान पर है पीएनबी। तो पीएनबी में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक है, इसका विलय भी किसमें कर दिया गया है? पीएनबी के अंदर ही। लक्षद्वीप के अंदर ही ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी है। विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कर दिया गया था। तो इनको भी थोड़ा सा भी याद रख लेना क्योंकि करंट से संबंधित है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी और भारत के सिक्किम और गोवा के अंदर ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो नहीं है। सहायता इसमें 50% केंद्र देती है, 15% राज्य, 35% प्रायोजिक जो बैंक है वो सहायता देती है। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मोहम्मद यूनिस, जो बांग्लादेश के वर्तमान जो अंतरिम सरकार है उसके प्रधानमंत्री हैं, तो उनके द्वारा ही जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था। अगला देखते हैं टॉपिक आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई केंद्रीय बैंक है और इसका आयोग कौन सा था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक्ट है 1934 का, स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी। हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, 1937 के बाद मुंबई हो गया है। बर्मा को 1937 के अंदर ही अलग कर दिया गया था। लोगो है ताड़का वृक्ष एंड रॉयल बंगाल टाइगर है वो आरबीआई का लोगो है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख है और 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। 26वें नंबर के हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा। मनमोहन सिंह तो आरबीआई के एकमात्र गवर्नर हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो उनका नाम था मनमोहन सिंह जी और इनका वर्तमान में निधन भी हो गया है। आरबीआई का कार्य है नोट इश्यू करना, अर्थात 1 रुपए के नोट पर साइन है वो वित्त सचिव के होते हैं। 2 रुपए से 500 रुपए के नोट पर साइन है वो गवर्नर के होते हैं। नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित विधि का उपयोग किया जाता है, अर्थात 200 करोड़ रुपए जमा होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ तो गोल्ड होना चाहिए बैंकों के पास में, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। और ये कानून कब आया था? 1956 के अंदर, प्रारंभ हुआ था 1957 के अंदर ही। आरबीआई एक्ट है 1934 के द्वारा ही 10,000 रुपए तक का नोट है वो जारी कर सकती है आरबीआई, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का नोट है वो जारी नहीं कर सकती। 10 रुपए के नोट पर किसका फोटो है? कोणार्क का मंदिर उड़ीसा का। 20 रुपए पे है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र का। 50 रुपए के नोट पे है हम्पी कर्नाटक का। 100 रुपए के नोट पर है रानी की बाव गुजरात। 200 रुपए पे है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और 500 रुपए के नोट पर फोटो है लाल किला नई दिल्ली। 2000 रुपए के नोट पर है मंगलयान का, लेकिन वर्तमान में 2000 का नोट है वो चलन से बाहरी हो गया है 30 सितंबर 2023 से ही। 8 नवंबर 2016 को ही रात को 8 बजे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट है
वो लीगल टेंडर से समाप्त कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा ही देश के नाम संबोधन करके, और इसे विमुद्रीकरण भी कहा जाता है इस प्रकार की प्रक्रिया को। और 2000 रुपए का नया नोट जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसको चलन से बाहर कर दिया है। आरबीआई का 2 काम होते हैं। एक देखो, सिक्के ढालने, टकसाला और नोट प्रिंट छापना। नोट प्रिंट छापने का कार्य कहाँ पे किया जाता है? देवास मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र के अंदर, सालबोनी पश्चिम बंगाल में और मैसूर कर्नाटक के अंदर है। जबकि जो टकसाल वो कितनी जगह है? तो 4 जगह ही है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो यहाँ पर टकसाल है। तो इन सबको थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब विभिन्न देशों की जो मुद्राओं के चिन्ह हैं उनको देख लेते हैं। डॉलर, तो डॉलर का ये चिन्ह है यूएसए का। पाउंड, तो पाउंड का ये चिन्ह है यूके की है। येन है जापान की, ये वाला चिन्ह है। यूरो है यूरोपीय यूनियन का, और ऐसा चिन्ह आता है। रुपया भारत का है, और रुपये का जो चिन्ह देने वाले थे उदय कुमार, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। नोट के ऊपर नोट का मूल्य 15 भाषाओं के अंदर जारी होता है। तो नोट के ऊपर जो नोट का मूल्य है वो कितनी भाषाओं में जारी किया जाता है? तो 15 भाषाओं के अंदर जारी किया जाता है। अब देख लेते हैं कि आरबीआई का सेकंड कार्य देखते हैं। बैंकों का बैंक होता है, अर्थात बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अंतर्गत ये बैंकों का बैंकर भी होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन भी इसके द्वारा किया जाता है। फेमा एक्ट है 1999 का। फेमा की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और किसको रिप्लेस करके बना है? फेरा को। फेरा कब का था? 1973 का। और इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट। तो वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो फेमा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य है वित्तीय समावेशन करना, मौद्रिक नीति तैयार करना। तो ये सब कार्य है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची नंबर 2 के अधीन कार्य करते हैं उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और ऐसे बैंक पर आरबीआई के नियम विनियम है वो पूर्ण रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूचित बैंक। तो ये वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक 2 तरह के बैंक होते हैं। वाणिज्यिक बैंक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और इसके अंतर्गत पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंक ये शामिल किए जाते हैं। तो पब्लिक बैंक वर्तमान में 12 है, जिसमें पहले स्थान पर एसबीआई है, सेकंड स्थान पर है पीएनबी। प्राइवेट बैंक में पहले स्थान पर एचडीएफसी है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और सर्वाधिक ब्रांच किस बैंक की है प्राइवेट की? तो आईसीआईसी बैंक है, इसकी जो ब्रांच है वो सबसे ज्यादा है भारत के अंदर। विदेशी बैंक के अंदर सिटी बैंक है, ये यूएसए का है जो कि पहले स्थान पर है। एचएसबीसी तो हांगकांग का है, ये सेकंड स्थान पर है। और सर्वाधिक ब्रांच किसकी है विदेशी बैंक की? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इसकी ब्रांचेज भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। सहकारी बैंक क्या होता है? तो सहकारी समिति एक्ट 1972 के अंतर्गत ही बनाए गए हैं। और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, और पंचायती स्तर पर प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं। तो जिला स्तर वाला थोड़ा सा याद रखना, जिला स्तरीय बैंक नहीं होते, केंद्रीय सहकारी बैंक वो होता है। तो इन सबको भी आप याद रख लेना। प्रभा पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया है, और उद्देश्य क्या था इसका? तो लाइसेंस देना और एप्लीकेशन का अप्रूवल देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रभा पोर्टल का। तो ये भी आपसे करंट से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। मौद्रिक नीति इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मौद्रिक नीति का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना। इसका निर्माण समिति कौन सी है? एमपीसी मौद्रिक नीति समिति है, और इसका गठन 2016 में हुआ था। 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 तो गवर्नमेंट की तरफ से और 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं। अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, और समीक्षा हर 2 माह के अंदर इसकी समीक्षा को की जाती है, 1 साल के अंदर 6 बार। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर ही इसको लागू किया गया था। और इसमें मुद्रास्फीति को 2 + -4 मतलब 4 ± में 2 रखा जाता है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 4 ± में 2 रखा जाता है इसके अंदर ही। और महंगाई का महंगाई कितने तरीके से नियंत्रित की जा सकती है? 2 तरीके से, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक में क्या कौन कौन से शामिल होते हैं? जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात CRR, MSFR मैकेनिकल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सब मात्रात्मक महंगाई को नियंत्रित करने के तरीके हैं। गुणात्मक में होता है नैतिक दबाव और साख की राशनिंग, ये गुणात्मक के अंतर्गत आते हैं। जब रेपो रेट बढ़ती है तो बैंकों का लोन है वो महंगा हो जाता है, और बैंक है वो ग्राहक को लोन है वो महंगा देते हैं, जिससे मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित में रहती है। तो रेपो रेट अगर अधिक होती है तो मुद्रास्फीति है वो कंट्रोल के अंदर रहती है, अर्थात महंगाई है वो कंट्रोल के अंदर रहती है। यदि मुद्रास्फीति बढ़ानी है तो आपको रेपो रेट को कम करनी होगी। RR यानी रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक अतिरिक्त धन को ही आरबीआई के पास में जमा करता है तो आरबीआई उसे निश्चित ब्याज दर पर ही प्रदान करता है। अर्थात रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट तो होती है कि जब बैंक वो आरबीआई से ऋण लेते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट के अंदर होती है कि जो आरबीआई है वो बैंकों से ऋण लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से मुद्रास्फीति है वो भी नियंत्रण में रहती है। तो मुद्रास्फीति बढ़ानी है तो रिवर्स रेपो रेट को कम करनी होगी, और अगर मुद्रास्फीति को आप कम करना है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ानी होगी। तो इसका उल्टा सिस्टम होता है। जो रेपो रेट है वो अधिक होती है रिवर्स रेपो रेट से। एल ए एफ के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं, तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। CRR नगद आरक्षित अनुपात, बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा वो आरबीआई के पास में नगद रूप में जमा कराना होता है, और ये क्या होता है CRR। SLR क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात। तो बैंक द्वारा ही अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग है, जैसे गोल्ड, कैश या सिक्योरिटी के अंदर ही स्वयं के पास में रखना होता है, उसको SLR कहते हैं। बैंक रेट क्या होती है, आरबीआई द्वारा जिस दर पर बैंकों को दीर्घकाल के लिए उधार देता है उसको बैंक रेट कहते हैं। अगर अल्पकाल के लिए ऋण देता है तो रेपो रेट होती है, जबकि दीर्घकाल के लिए देता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर बैंक रेट सबसे ज़्यादा होती है, फिर रेपो रेट और फिर रिवर्स रेपो रेट होती है। MSF सीमांत स्थायी सुविधा, तो आपातकाल के अंदर जो ऋण सुविधा ली जाती है उसको सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो आरबीआई द्वारा ही बाजार के मध्य जो सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसको खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है इनको देखते हैं। रेपो रेट अधिक होती है, रिवर्स रेपो रेट अधिक, CRR को भी अधिक रखते हैं, SLR को भी अधिक रखते हैं। तो जो डियर मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन सभी के इसको कहते हैं। और चीट मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं, मंदी से उभारने के लिए जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, इन सबको कम कर देते हैं। तो अगर मंदी से उभारना होता है तो रेपो रेट वो कम होती है, और मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रण में करना होता है तो इनको बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मनी। तो मार्शल ने मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी होती है, तो किसके द्वारा कहा गया है, मार्शल के द्वारा, जबकि ग्रेशम के द्वारा ही बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ग्रेशम के द्वारा कहा गया है। MO के अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसको हाई पावर मनी या रिजर्व मनी भी कहते हैं। तो जनता के पास जो जमा धन होता है वो, और आरबीआई में जमा धन होता है वो MO के अंदर, M0 है उसके अंदर शामिल होता है। M1 के अंदर जनता के पास धन, आरबीआई में जमा धन, प्लस में जो बैंक डिपॉजिट के अंदर जमा धन होता है वो किस में शामिल होता है, M1 के अंदर। और सर्वाधिक तरल मुद्रा भी कौन सी है, M1 ही है। इसको नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। M2 के अंदर M1 प्लस में जो पोस्ट ऑफिस के अंदर बचत जमा होती है वो M2 के अंदर कहा जाता है। M3 में क्या क्या शामिल होते हैं, तो M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जो सावधि जमा होता है वो M3 के अंतर्गत आते हैं। इसको क्या कहते हैं, विस्तृत मुद्रा कहते हैं। जबकि संकीर्ण मुद्रा किसको कहते हैं, तो M1 को कहते हैं। M4 के अंदर M3 प्लस में पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डिपॉजिट किया हुआ धन है वो M4 के अंदर शामिल होता है। तो ये अच्छे से याद रखना कि M0 में क्या शामिल होता है, M1 में क्या होता है, M2, M3 और M4। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है M1 वाली, तो ये M1 वाला है, इसको थोड़ा सा याद रखना। जनता के पास में जो धन जमा होता है वो आरबीआई में जमा धन, और बैंक डिपॉजिट और जो सर्वाधिक तरल मुद्रा है वो M1 ही होती है, और इसको संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं गरीबी, पॉवर्टी। तो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना क्या कहलाती है, गरीबी। वो गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करते हैं, जैसे खाना है, आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वस्त्र, ये भी नहीं मिल पाना। गरीबी का मापन दो तरीके से किया जाता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी है वो आय की असमानता के आधार पर मापी जाती है, जबकि निरपेक्ष गरीबी जो निर्धनता रेखा से भी जो जीवन यापन करते हैं वो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आते हैं। और भारत के अंदर किस प्रकार की जो गरीबी है उसको मापन किया जाता है, तो निरपेक्ष गरीबी है, इसके माध्यम से ही जो मापन हो किया जाता है। अब महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं। दांडेकर राज्य समिति ये 1971 में बनी थी, और गरीबी का पहला वैज्ञानिक मापन है वो इनके द्वारा किया गया था। आधार था उपभोग का स्तर या औसत कैलोरी, एवरेज कैलोरी 2250 प्रतिदिन है वो रखा गया था दांडेकर राज्य समिति के द्वारा। वाई के अलग समिति 1979 में बनी थी, और इसके अंतर्गत ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अलग अलग कैलोरी है वो रखी गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2400 कैलोरी प्रतिदिन। लकड़वाला समिति 1989 में बनी थी। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनी थी, रिपोर्ट 2009 के अंदर दी थी।
और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कैलोरी, इन सभी को बेहतर जीवन स्तर के अंदर शामिल किया था। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही 27 रुपये प्रति डे, यानी एक महीने के अंदर 800 जो 16 रुपये कमाता है वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में जो प्रतिदिन 33 रुपये या फिर एक महीने के अंदर 1000 रुपये कमाता है वो शहरी क्षेत्र के अंदर लोग वो गरीब नहीं माने जाएंगे। तो इनके अनुसार ही 2011-12 के अंदर भारत के अंदर टोटल गरीब कितने थे, तो 21.9% थे। अगली देखते हैं, और वर्तमान में भी 2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत में जो गरीबी रेखा है वो इसी के आधार पर मापी जाती है, 21.9% ही है। सी रंगराजन समिति 2012 में बनी थी, रिपोर्ट दी थी 2014 के अंदर। तो इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही जो लोग 32 रुपये प्रति डे कमाते हैं या महीने के अंदर 972 रुपये, शहरी क्षेत्र के अंदर 47 रुपये प्रति डे या 1407 रुपये प्रति महीना कमाते हैं वो गरीब नहीं माने जाते हैं। और इनके अनुसार ही 2011-12 के अंदर कितनी गरीबी थी भारत में, तो 29.5% थी, जिसमें 36.30 करोड़ लोग गरीब थे और परसेंट के अंदर था 29.5%। भारत के अंदर सर्वाधिक गरीबी छत्तीसगढ़ के अंदर है 48% और व्यक्ति सबसे ज़्यादा गरीब है उत्तर प्रदेश में। गरीबी का मापन NSSO के द्वारा ही किया जाता है 5 साल के अंतराल में, और परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर यह जारी किया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और गरीबी का दुष्चक्कर ये रेगनर नरकसी ने दिया था, गरीबी का दुष्चक्कर। SDG नंबर जो 1 है वो भी गरीबी उन्मूलन से संबंधित ही है। 1999 से 2000 से ही NSSO के द्वारा ही गरीबी का मापन के लिए ही जो MRP विधि है इसका उपयोग किया जाता है, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का। और 30 दिन में ही डेली यूज की जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर ये जारी किया जाता है। लॉरेंस वकर ये आय की असमानता के आधार पर ही मापन करता है। और 1912 के अंदर ही जो कोनेरो गिनी है उनके द्वारा दिया गया था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 102वीं है और ये जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगरी हिल्के के द्वारा ही जारी किया जाता है। विश्व बैंक की गरीबी और समानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही भारत के अंदर 17.1 करोड़ लोग हैं वो अत्यंत गरीबी से बाहर हो गए हैं। तो 2022-23 के अंदर भारत में टोटल गरीब व्यक्ति कितने हैं, तो 2.3% ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात कितना है, तो 21.9% है। तो 21.9% भारत के अंदर वर्तमान में निर्धनता का अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखते हैं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रचलित मजदूरी दर पर ही काम तो करना चाहते हैं लेकिन अगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो बेरोजगारी के अंतर्गत ही आता है। बेरोजगारी के प्रकार है घर्षण बेरोजगारी, यानी एक जॉब छोड़ने के बाद में अगर दूसरी जॉब को पकड़ने से पहले जो बेरोजगारी होती है उसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिल पाना, एक शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार के अंदर ही तेजी और मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी है वो चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। मौसमी बेरोजगारी, तो मौसम के अनुसार ही जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो मौसमी बेरोजगारी होती है। छिपी या पर्सन बेरोजगारी, ये कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है और इसका सीमांत उत्पादन हो 0 होता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, औद्योगिक विकास के अंतर्गत ये बेरोजगारी वो देखी जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसके अंदर स्किल्ड लेबर है, व्यावसायिक शिक्षा है वो इसके अंदर जरूरी होता है। फिलिप वकर है, ये बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य जो संबंध बताने के लिए कौन सा वक्र है, तो फिलिप वक्र है। और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति इन दोनों के अंदर ही विपरीत संबंध पाया जाता है। देखते हैं पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। तो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज है वो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत ही आता है। और विश्व का पहला संगठित शेयर मार्केट 1602 के अंदर ही एमर्सटन नीदरलैंड है यहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 को की गई है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर। इंडेक्स सेंसेक्स है और टॉप 30 कंपनी है वो इसके अंतर्गत शामिल है। अगला देखते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में की गई है फेरवानी समिति की सिफारिश पर और इसका इंडेक्स निफ्टी है। टॉप 50 कंपनी इसके अंतर्गत आती हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 1988 को की गई है। एक्ट है 1992 का। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। पहला हेड है S.A. दुबे, ये इसके पहले हेड है। पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुच और वर्तमान में हेड है तुहिन कांता पांडे। USA का शेयर मार्केट डाउन्स जोन्स न्यूयॉर्क के अंदर है। जापान का निक्की है। दक्षिणी कोरिया का कोस्पी है। तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लें। ब्लू चिप कंपनी, तो मोस्ट ट्रस्टेड, जो विश्वास योग्य होते हैं इन कंपनियों के शेयर है वो सदैव लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। बुल क्या होते हैं, ये आशावादी होती हैं
और शेयर की मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। जैसे हर्षद मेहता है, राकेश झुंझुनवाला है, वॉरेन बफेट है। बफेट को स्टे यानी विश्व का सबसे बड़ा बुल है वो वॉरेन बफेट को ही कहते हैं। और बियर होते हैं निराशावादी। तो शेयर की कीमत वो कम होती है तो ये बियर के अंतर्गत आती है। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? तो कंपनी का कर्मचारी रहस्यों को अगर किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी को बता देता है तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और सेबी ने इसको अपराध घोषित किया हुआ है। डीमार्ट अकाउंट, तो शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। तो इनको भी आप याद रख लें। अगला टॉपिक देखते हैं लोक वित्त। तो लोक वित्त का अर्थ होता है लोगों का वित्त, यानी सरकार आय तथा व्यय का आकलन करती है इसके अंतर्गत ही, और इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति है और राजकोषीय नीति होती है। तो इसमें करारोपण है, ऋण, अनुदान, सरकारी व्यय, योजनागत या गैर योजनागत व्यय, बजट, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। राजकोषीय नीति क्या उदाहरण है? वो जॉन मेनार्ड किन्स ने दी थी और इनकी बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री एंड मनी, ये इनकी बुक है। और राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, ये राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं बजट। तो बजट है फ्रांसीसी भाषा के बोकेट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है थैला, और वित्तीय विवरण का उल्लेख है इस संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर किया गया है। बजट का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं किया गया। 3 वर्ष के आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, विगत, वर्तमान और आगामी के। इतिहास का प्रथम बजट है 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन के द्वारा, मतलब भारत के इतिहास देखते हैं बजट के बारे में। तो पहला बजट है वो 1860 के अंदर ही जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट षणमुखम शेट्टी के द्वारा 1947 में पेश किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मेथाई के द्वारा 1950 में पेश किया था। भारत के वित्त वर्ष के अंदर 1867 के अंदर, तो भारत का वित्त वर्ष 1867 से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, और 2000 से प्रातः 11 बजे वो प्रस्तुत किया जाता है। रेल बजट को आम बजट के अंदर विवेक देवरोज समिति की सिफारिश पर 2017 में किया गया था, और रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ही 1924-25 के अंदर। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले थे मोरारजी देसाई, 10 बार कर चुके हैं। पहली महिला तो इंदिरा गांधी है और ये प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी। पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमण है और ये 7 बार बजट वो पेश कर चुकी है। वो वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी, अर्थात ये राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही इनके पास में वित्त मंत्रालय भी था। और वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका नाम था जैसे मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, अर्थात ये मतलब प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय भी इनके पास में ही था। तो इन्होंने जो बजट है वो पेश किया है, तो इनका नाम भी आप याद रख लें। बजट के प्रकार देखते हैं। आम बजट, तो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। जीरो बजट, नए सिरे से बजट का निर्माण किया जाता है, वो जीरो बजट के अंतर्गत आता है। 1986-87 के अंदर बीपी सिंह के द्वारा दिया गया था। आउटकम बजट की शुरुआत 2005 में की गई है और जेंडर बजट की शुरुआत 2005 के अंदर की गई थी। बजट के अवयव देखते हैं। सार्वजनिक आय, यानी एक वित्त वर्ष के अंदर प्राप्त जो सरकार की आय होती है वो सार्वजनिक आय के अंतर्गत शामिल होती है। सार्वजनिक व्यय, एक वित्त वर्ष के अंदर ही सरकार के होने वाले जो व्यय हैं वो सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक आय, तो इसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो शामिल है। तो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत जैसे कर प्राप्तियां हैं, शुल्क है, जुर्माने हैं, ब्याज प्राप्ति है, अनुदान है, वो सब राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है और इसमें सरकार की देनदारी है वो बढ़ती नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां, तो सरकार की देयताओं के अंदर बढ़ती होती है, जैसे विनिवेश, ऋण। अगर सरकार किसी को ऋण देती है या कहीं पर निवेश करती है तो पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है और इसमें सरकार की जो देयताएं वो बढ़ जाती हैं। सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय आते हैं। तो राजस्व व्यय के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे योजनाओं पर खर्चा है, रक्षा पे, सुरक्षा पे, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसमें सरकार को खुद से खर्चा करना पड़ता है। और पूंजीगत व्यय के अंदर सरकार के द्वारा जो विकासात्मक कार्य किए जाते हैं वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। और सरकार द्वारा ऋण, ब्याज का भुगतान, अगर सरकार किसी को ऋण देती है या फिर वहां पर ब्याज का भुगतान करती है तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ही आते हैं। राजकोषीय घाटा, तो कुल व्यय माइनस में उधार को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां होती हैं वो राजकोषीय घाटा ही कहलाता है। या कुल व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियां और उधार को छोड़कर, तो ये भी राजकोषीय घाटे के अंदर है। अन्य परिभाषा देखते हैं। राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियां प्लस में निवेश प्राप्तियां और राज्यों से ऋणों की वसूली,
ये सब जो राजकोषीय घाटा है उसके अंतर्गत ही आता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5% का रखा गया है और राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा गया है -0.08%। राजस्व घाटा क्या होता है? तो कुल राजस्व व्यय माइनस में कर राजस्व प्लस में गैर कर राजस्व, अगर इनको माइनस करते हैं तो ये राजस्व घाटा होता है। प्राथमिक घाटा होता है राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज अदायगी घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा बच जाता है। और प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में से योजनागत व्यय को हटाकर ही जो घाटा बचता है वो प्रभावी राजस्व घाटा होता है। और 2011 का बजट है वो प्रभावी राजस्व घाटे के आधार पर पेश किया गया था। आगे देखते हैं टैक्स यानी कर। तो कर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर ही डायरेक्ट जो व्यक्ति होता है उसी के द्वारा कर है वो पेश किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंदर कर किसी और पे लगता है और कर देता कोई और है। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर आय कर है, निगम कर है, ब्याज है, ब्याज शुल्क है, संपदा शुल्क, वो सब है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत ही शामिल होता है। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी, सीमा शुल्क, ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है और 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ है। समिति का नाम है केलकर समिति, विधेयक नंबर था 122वां। लागू करने वाला पहला राज्य असमी है और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। 1954 के अंदर ही लागू किया था। जीएसटी से बाहर वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, विद्युत, घी, मादक पेय पदार्थ है, ये सब जीएसटी से बाहर है। वर्तमान में जीएसटी की दर तो 5%, 18% और 40% है। बाकी सभी दरों हैं उनको हटा दिया गया है। जीएसटी काउंसलिंग समिति के हेड कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। कर सुधार से संबंधित समितियां देख लेते हैं। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि से संबंधित है। रेखी समिति और एल के जहां समिति का संबंध अप्रत्यक्ष करों से, और वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। पार्थ सारथी समिति का संबंध कर नीति से है। वाई वी रेड्डी आयकर छूटों की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। केलकर समिति अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के लिए बनाई गई है। रंगराजन पेट्रोलियम उत्पादों पर जो शुल्क लगाने के लिए रंगराजन समिति बनाई गई थी। और चलेया समिति है कर सुधार और कृषि पर आयकर लगाने के लिए चलेया समिति बनाई गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि चलेया समिति का संबंध क्या है? तो कर सुधार से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण समितियां, इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। राम जी योजना, तो इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो जो मनरेगा योजना है उसी का नाम चेंज करके बीबीजी राम जी योजना को कर दिया गया है हाल ही के अंदर। और ये लोकसभा के अंदर पेश हुआ है ये एक्ट 16 दिसंबर 2025 को। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है 21 दिसंबर 2025 को, इसकी राष्ट्रपति की मंजूरी को मिल चुकी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। इसमें खर्चा है केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा 60-40 का और पूर्वोत्तर तथा हिमालय राज्यों का हिस्सा होगा 90-10 का। यानी 90% जो फंड है वो तो केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य देगी। उद्देश्य क्या है इसका? तो 125 दिनों का ही गारंटी युक्त अकुशल रोजगार दिलाना, मतलब जो अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको रोजगार दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? तो 125 दिनों का, जबकि मनरेगा के अंदर 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। लेकिन वो मतलब 100% फंड है उसका केंद्र सरकार ही वहन करती थी। इसके अंदर ही 1/3 काम हो महिलाओं के द्वारा भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अनिवार्य कार्य कर दिया गया है कि महिलाएं हैं, मतलब जो 1/3 काम हो वो महिलाओं के लिए ही अलग से अनिवार्य को कर दिया गया है। आगे देखते हैं मनरेगा। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को ही इसका नाम हो मनरेगा हुआ था। इसमें रोजगार 100 दिन का ही दिया जाता है और 100% फंड है वो केंद्र सरकार ही वहन करती है। और वर्तमान में इसका नाम करके ही जो बीबीजी राम योजना हो कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज यानी दालों के अंदर आत्मनिर्भरता से संबंधित योजना है, वो भी हाल में शुरू की गई है 11 अक्टूबर 2025 को। इसके लिए बजट आवंटित किया गया है 24,000 करोड़ रुपए का। उद्देश्य है देश के जो 100 पिछड़े जिलों पर केंद्रित जहां पर फसल उत्पादन और ऋण वितरण राष्ट्रीय औसत से कम होता है, उन 100 पिछड़े हुए जिलों के अंदर ही इस योजना को लागू किया गया है। और लागू कब हुई है? 11 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट देखते हैं फोर्टिफाइड राइस योजना। इसकी शुरुआत 2019 में की गई है, अवधि बढ़ाकर अब दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। उद्देश्य है देश में कुपोषण विशेषकर एनीमिया और सूक्ष्म पोषण जो तत्वों की कमी है उसको दूर करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें बजट आवंटन रखा गया है 17,082 करोड़ रुपए का। मेरिट, तो मेरिट की फुल फॉर्म हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन।
तो तकनीकी शिक्षा में ही बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार मेरिट, ये इस योजना की फुल फॉर्म है। मंजूरी दी गई है अगस्त 2025 में। अवधि होगी इसकी 5 वर्ष के लिए ही, 2025 से 30 तक। लागत 4200 करोड़ रुपए की आएगी, जिसमें 2100 करोड़ रुपए तो जो ऋण है वो विश्व बैंक के द्वारा लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ही सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ही तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली योजना देखते हैं पीएम सेतु। इसकी भी फुल फॉर्म देखते हैं, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडिंग ITIS। तो पीएम सेतु योजना ही इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च हुई थी 4 अक्टूबर 2025 को। बजट आवंटित रखा गया है 60 करोड़ रुपए का, और उद्देश्य है देश भर के अंदर जो 1000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक मशीनों और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर रूपांतरित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो कितने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक मशीन और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो 1000 को। लॉन्च कब हुआ है, तो 4 अक्टूबर 2025 को। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। आपसे मतलब लॉन्च करने की तारीख पूछ सकते हैं, या फिर कोई मंत्रालय वगैरह ये, और उसका उद्देश्य, ये 3 चीज आप मतलब योजना के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना। और आजकल एग्जाम का ट्रेंड वो भी मतलब चेंज हो चुका है। अब योजना से संबंधित क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी मैथ द फॉलोइंग के अंदर ही। तो आप इन योजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो याद रखना अच्छी तरह से ही। सेतु बंद विद्वान योजना, इसकी शुरुआत जुलाई 2025 में हुई है। रक्षा मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है, तो जो पारंपरिक गुरुकुलों के अंदर ही कम से कम 5 वर्ष तक अध्ययन कर चुके विद्वानों को ही IIT जैसे संस्थानों में शोध का अवसर दिया जाएगा। इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, केवल शास्त्र या पारंपरिक ज्ञान उत्कृष्टता है वो ही जरूरी होता है, और उन्हीं के आधार पर ये IIT जैसे संस्थान है उनमें शोध का कार्य है वो कर सकते हैं। आगे देखते हैं अदिति योजना, असिस्टेंस इन डेप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रियल एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। शुरू हुई थी जुलाई 2025 में ही। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य है MSME को ही स्वस्थ व ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में मदद करना। तो जो MSME क्षेत्र है उसको अच्छे प्रकार से मतलब ऊर्जा है ये प्रोवाइड करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बजट आवंटन रखा गया है 100 करोड़ रुपए का, सॉरी 1000 करोड़ रुपए का। अदिति, इसमें तो अदिति यानी ADEE था, और ये अदिति है ADITI योजना। इसकी शुरुआत 4 मार्च 2024 को की गई है। उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। बजट आवंटन 750 करोड़ रुपए का रखा गया है। उद्देश्य क्या है, तो रणनीतिक रक्षा तकनीक जैसे AI है, क्वांटम तकनीक है, साइबर हथियार, इन सब के अंदर ही नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो जो अदिति योजना है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। देखते हैं ध्रुव नीति दस्तावेज, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेसेज, और ये पहल है डाक विभाग की। उद्देश्य है देश के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली बनाना, ताकि सभी स्थानों को एक अद्वितीय जियो कोडेड डिजिटल पता मिल सके। तो सभी के लिए ही एक जो डिजिटल पता मिल सके, उसी के लिए ध्रुव जो नीति दस्तावेज वो पेश किया गया है डाक विभाग के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन है। इसकी शुरुआत तो इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त 2025 को ही 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाल किले से, और इसकी तुलना समुद्र मंथन से की गई है। मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य है समुद्र में तेल और गैस के भंडारों को पता लगाना, जिससे कि भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा मिल सके। तो समुद्र में जो तेल और गैस है इनके भंडारों को पता लगाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। PM श्री योजना, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2022 को, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। उद्देश्य है पूरे भारत के अंदर ही 14,500 से अधिक स्कूलों को ही मॉडल स्कूलों के अंदर परिवर्तित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और हाल ही के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर ही केरल सरकार ने प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना के अंदर ही शामिल होने के लिए समझौता किया है। इस वजह से चर्चा के अंदर भी थी, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ये खनन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। अवधि है 2025-26 से लेकर 2030-31, 6 साल की इसकी अवधि है। और केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ही 1500 करोड़ रुपए का रिसाइकलिंग प्रोत्साहन योजना है उसको मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य है ई कचरा, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप
और पुराने वाहनों के जो पुर्जे जैसे कि सेकेंडरी स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के लिए ही भारत है और रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देगा। तो भारत के अंदर जो रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज जो मिशन है इसकी शुरुआत की गई है और ये 6 साल के लिए होगा। जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना इन दोनों की शुरुआत है वो की गई थी LIC के द्वारा ही 15 अक्टूबर 2025 को। तो जन सुरक्षा योजना का उद्देश्य है जो कम आय वाले वर्ग हैं उनके लिए ही एक जीवन माइक्रो इंश्योरेंस एडॉप्टमेंट करना ही इसका उद्देश्य है, जबकि बीमा लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए ही बच्चा जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ ये सब प्रोवाइड करना बीमा लक्ष्मी योजना का है। और लॉन्च किया है LIC के द्वारा और कब लॉन्च किया है 15 अक्टूबर 2025 को। सागरमाला कार्यक्रम, ये लाइट चली गई है इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। तो सागरमाला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है 25 मार्च 2015 को पतन पोत परिवहन एंड जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मार्च 2025 के अंदर ही इसके 10 वर्ष वो पूर्ण हो गए हैं। उद्देश्य क्या है, तो भारत समुद्री क्षेत्र में क्रांति लाना। 7500 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है उसको 14,500 किलोमीटर लंबे संभावित नौवहन योग्य जलमार्ग और प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्गों पर ही रणनीतिक स्थिति के साथ ही भारत बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं खोजना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इंडिया AI मिशन की शुरुआत 7 मार्च 2024 को की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो घरेलू AI विकास को समर्थन देना एवं विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं रैम्स यानी सीटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ही रैम्स योजना है इसकी शुरुआत की गई है। स्वीकृति की गई थी नवंबर 2025 के अंदर। उद्देश्य क्या है, तो भारत है और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता को विकसित करना इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन ऊर्जा, रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो रैम्स योजना है इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है, तो रेयर अर्थ जो परमानेंट मैग्नेट है इसकी घरेलू उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। टैक्स रैम्स योजना, तो टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असाइनमेंट मेंटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अवधि होगी 2025 से 2031 तक यानी 6 वर्ष के लिए इसकी अवधि है। उद्देश्य है भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ही शोध, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उसको मजबूत करना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, डेट, मंत्रालय और उद्देश्य इन तीनों को आप अच्छे से याद रख लेना। देखते हैं PM विकसित भारत रोजगार मिशन, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। उद्देश्य है 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना और निवेश यानी 1 लाख करोड़ का राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाने वाला रोजगार मिशन है वो भी इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इस योजना के तहत कोई भी युवा निजी क्षेत्र में अपनी पहली नौकरी प्राप्त करता है तो सरकार के द्वारा उसको 15,000 रुपए की राशि है वो भी दी जाएगी। तो किसके अंतर्गत दी जा रही है, PM विकसित भारत रोजगार मिशन के अंतर्गत ही। मिशन सुदर्शन चक्र, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 15 अगस्त 2025 को ही लाल किले से की थी। उद्देश्य है 2035 तक ही स्वदेशी आयरन डोम जैसी वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना ही उद्देश्य है। तो ये पूछ सकते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र है इसका उद्देश्य आपसे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो उद्देश्य पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। PM जन धन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 से की है और मतलब शुरू तो की गई थी, घोषणा हुई थी इसकी 28 अगस्त 2014 से ही इस योजना को लागू कर दिया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा ही। उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। लाभ, तो वंचित वर्गों को ही 0 बैलेंस खाता खुलवाना तथा 30,000 रुपए तक का ही जीवन बीमा उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगस्त 2025 तक ही खोले गए खातों की संख्या है 56.16 करोड़। तो अब तक 56.16 करोड़ खाते हैं वो PM जनधन योजना के अंतर्गत ही खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कपास क्रांति मिशन, तो कपास की उत्पादकता बढ़ाना तथा उच्च उपज वाली जो लंबी रेशे वाली किस्म है उनको बढ़ावा देना ही इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। वैभव फेलोशिप योजना, तो वैभव फेलोशिप योजना है तो इसके फुल फॉर्म देखते हैं वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक इसकी फुल फॉर्म है। उद्घाटन किया था जितेंद्र सिंह जो कि भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री है 28 फरवरी 2023 को। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उद्देश्य है प्रवासी जो भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों को ही भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों से जोड़ना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारत नेट योजना 2015 में शुरू हुई थी। क्रियान्वयन मंत्रालय है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड।
उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के अंदर ही हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और पंजाब पूरे राज्य के अंदर ही भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत 9 जून 2015 को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उद्देश्य है भारत की जो प्राचीन पांडुलिपि है उनका डिजिटलीकरण कर उनका संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना, ये इसका उद्देश्य है। सितंबर 2025 के अंदर इसके 5 वर्ष पूर्ण भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित और आधुनिक बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अपना घर पहल की शुरुआत जुलाई 2025 के अंदर ही की गई थी। पूरे भारत में अगस्त 2025 से लागू हुई है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही ट्रक चालकों को सुरक्षित, स्वस्थ व किफायती विश्राम सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वो थकावट और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सके। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, तो इस वजह से इंपोर्टेंट भी है। अपना घर पहल योजना जुलाई 2025 के अंदर ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च की गई है। देखते हैं संचार मित्र योजना, ये जुलाई 2025 में लॉन्च हुई है दूर संचार विभाग, BSNL और C.DOT के द्वारा। उद्देश्य है युवाओं, विशेषकर कॉलेज छात्रों को ही डिजिटल एम्बेसडर या संचार मित्र बनाने के लिए ही सशक्त करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल, तो अक्टूबर 2025 के अंदर नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई है। पंचायती राज मंत्रालय नहीं, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के ही मतलब इनके ही जुड़ने से ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है युवाओं की भागीदारी के साथ ही ग्राम पंचायतों में लोकतंत्र को मजबूत करना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल की शुरुआत अक्टूबर 2025 में की गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा ही प्रस्तावित खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। उद्देश्य है कि जो ऊंटों की घटती हुई संख्या है उसको रोकना और ऊंट पालकों की आजीविका में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फेयर से फुर्सत नामक पहल है, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2025 में की गई थी। राम मोहन नायडू जी, जो कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि जो यात्री हैं उनको उतार चढ़ाव वाले किराए के तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान, तो ये 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के मध्य इसकी शुरुआत की गई है शौचालय दिवस पर। उद्देश्य है स्वच्छता, शौचालय के रख रखाव को रखना, इसका उद्देश्य था। PM जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही, और इसमें 18 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति हैं वो इसके पात्र होंगे। उद्देश्य है कि किसी भी वजह से अगर मृत्यु होने पर ही बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा है वो मिल सकेगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2025 को हुई है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के अंदर ही स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, ये इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं PM आसन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना शुरू हुई थी 12 सितंबर 2018 को। उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फरवरी 2016 में इसकी शुरुआत की गई है और इसके अंदर ही बीमा प्रीमियम है वो निश्चित किया जाता है, जिसमें खरीफ की फसल के लिए है 2%, रबी के लिए है 1.5% और बागवानी के लिए है 5%। उद्देश्य क्या है, किसानों को बीमा कवरेज तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई है और ये प्रभावी हुई थी 1 फरवरी 2019 को। तो पात्र किसानों को ही 4 महीने के अंदर, मतलब प्रति 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त है वो दी जाती है और इसमें पहले 6000 रुपए थी, वर्तमान के अंदर 9000 रुपए कर दी गई है और हाल ही के अंदर जो 22वीं किस्त है वो आने वाली है, 21वीं किस्त की घोषणा हो की जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 फरवरी 2019 से ही प्रभावी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC है, इसकी शुरुआत 1998 में की गई है। किसानों को पर्याप्त व समय ऋण उपलब्ध कराने, किसानों को ही मतलब बहुत कम ब्याज पर ही ऋण उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में की गई है। उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं इनको ड्रोन तकनीक के अंदर प्रशिक्षित करना, जिससे कि कृषि कार्यों के अंदर उर्वरक, कीटनाशक छिड़काव
इन सब की जानकारी हो इनको मिल सके। और सरकार के द्वारा ही ड्रोन खरीदने पर 80% की सब्सिडी है वो भी रखी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के ही सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत की गई थी। टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेतरा। और उद्देश्य क्या है कि हर 2 साल के अंदर किसानों को उनकी खेती की जो मिट्टी है उससे संबंधित रिपोर्ट कार्ड है वो जारी करना होता है। और यह कार्ड है मिट्टी के 12 मापदंडों के आधार पर ही जारी किया जाता है। तो 12 मापदंड है उनके आधार पर ही जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो जारी किया जाता है। आगे देखते हैं उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है हवाई पट्टियों व हवाई अड्डों का पुनरुद्धार कर ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क स्थापित करना इसका उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है उद्यमियों व नवाचार को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया पहल 2014 के अंदर शुरू हुई थी भारत को औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट कब का है तो 12 सितंबर 2013 का है। और इसके अंदर ही लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले मूल्य पर ही खाद्यान्न प्राप्त कराना इसका उद्देश्य है। एक राष्ट्र एक किसान कार्ड योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई है। और जून 2022 के अंदर ये योजना वो संपूर्ण देश के अंदर लागू हो गई थी। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2021 से 2026 तक इसकी समाअवधि है। उद्देश्य है शिक्षा के वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी। डिजिटल रूप से साक्षर करना जैसे डिजी लॉकर है, ई अस्पताल, ये सब प्रोवाइड करवाना इस योजना का उद्देश्य था। स्टेडम इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई है। उद्देश्य है जो SC ST की महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और वायु वर्ग है इसमें 18 से 60 वर्ष तक। क्रियान्वयन एजेंसी है सिडवी। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि सिडवी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई है। और उद्देश्य है जो छोटे उद्यमी है इनको ऋण उपलब्ध करवाने इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके अंदर 3 प्रकार से ऋण उपलब्ध किया जाता है। शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण है ये 5 लाख से 10 लाख तक है। और 10 लाख की सीमा भी, ये जो तरुण ऋण की सीमा है वो 20 लाख तक वर्तमान में बढ़ा दी गई है। इसका प्रबंधन कौन करता है? राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका प्रबंधन हो किया जाता है। ये देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई है। और इसमें पात्रता की आयु वर्ग है 18 से 70 वर्ष। जो दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ही 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर है वो इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई है। जो असंगठित क्षेत्र के अंदर श्रमिक लगे हुए हैं तो उनको वृद्धा अवस्था के अंदर पेंशन सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें 18 से 40 वर्ष तक की जो आयु वर्ग है वो रखा गया है, 18 से 40 वर्ष तक का ही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई है। बिहार के खगड़िया जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। और इसके अंतर्गत हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में की गई है। और इस योजना का उद्देश्य है कि वृद्धावस्था के दौरान ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और 60 वर्ष या उससे अधिक वायु के बुजुर्गों को ही अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण भविष्य में उनकी ब्याज आय होने वाली गिरावट को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण के लिए ही आधुनिक और मजबूत बुनियादी ढांचा का निर्माण करना उद्देश्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत ये 23 सितंबर 2018 को छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ से ही शायद इसकी शुरुआत है, झारखंड या छत्तीसगढ़, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। मतलब वहां से 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और सॉरी झारखंड राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इसके अंतर्गत ही प्रति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर वो प्रदान किया जाता है। वह मतलब इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी रखी गई है 60-40 का हिस्सा। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी झांसी उत्तर प्रदेश से। और टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अमृत 2.0 कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जून 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य था जलापूर्ति, सीवरेज, बाढ़ नियंत्रण के लिए बारिश के पानी की उचित निकासी करना ही इस योजना का उद्देश्य है। देखते हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, तो MP लैंड्स है, इसकी शुरुआत दिसंबर 1993 से की गई है। उद्देश्य सांसदों को मुख्य रूप से अपने निर्वाचित क्षेत्र के अंदर ही पेयजल है, प्राथमिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, इन सभी को बढ़ावा देने इसका प्रमुख उद्देश्य है।
और इसमें 5 करोड़ रुपए की सहायता 2 किस्तों के अंदर प्रोवाइड की जाती है और ये राशि नॉन लैप्सेबल होती है। हृदय योजना तो हेरिटेज सिटी विकास एवं संवर्धन योजना, इसकी फुल फॉर्म है। 21 जनवरी 2015 से लागू की गई है और इसमें देश के 12 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें अजमेर है, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारिका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलगनी और वारंगल, ये 12 शहरों को शामिल किया गया है। उद्देश्य है जो ऐतिहासिक इमारत है उनका संरक्षण व उनका पुनरुद्धार करना इसका उद्देश्य था, लेकिन 2019 के अंदर इस योजना को समाप्त करके प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट योजना प्रसाद योजना ही है और इसकी फुल फॉर्म भी देखते हैं। तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, इंग्लिश के अंदर इसकी फुल फॉर्म रखी गई है, तो इंग्लिश वाली थोड़ा सा आप याद रख लेना। तो 2014-15 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। धार्मिक जो पर्यटन स्थल है उनका विकास व उसका संवर्धन करना इसका उद्देश्य था। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 के अंदर की गई थी पानीपत हरियाणा से। और इस योजना का उद्देश्य है कि जो बाल लिंगानुपात है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और वर्तमान में जो हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात वो सबसे कम था, तो वर्तमान में इसका लिंगानुपात है वो बढ़ा भी है। मिशन पोषण 2.0 योजना की शुरुआत 2021 से 2025-26 के मध्य इस योजना की शुरुआत की गई है। और पोषण का मतलब क्या है कि बच्चों को पोषण युक्त प्रोटीन वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलाकर ही उनको अच्छा भोजन उपलब्ध करवाने इसका उद्देश्य था। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में की गई है। उद्देश्य है कि जो बालिका शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करना इस योजना का उद्देश्य है। सुपोषित मां अभियान की शुरुआत 1 मार्च 2020 को की गई है। उद्देश्य है कि जो गर्भवती महिलाएं, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण और उनका संपूर्ण विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई है। जो गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं इनके कल्याण के लिए ही पात्र महिला को 6,000 रुपए की जो 3 किस्तों के अंदर ही 6,000 रुपए है वो इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान, इसकी शुरुआत मार्च 2019 में की गई है। उद्देश्य है किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सरकार के द्वारा 60% सब्सिडी है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें 3 घटक है। घटक ए, कुल 10 गीगावाट से जुड़े स्टील्ड माउंटेन जो विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र है वो लगाए जाएंगे, जिनका आकार होगा 500 गीगावाट से 2 मेगावाट तक है। घटक नंबर बी, 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप की स्थापना है, वो घटक बी के तहत किया जाएगा। घटक सी के तहत मौजूदा ग्रिड से जुड़े हुए 15 लाख कृषि पंपों का जो सौरीकरण है वो घटक 3 के अंतर्गत किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 से की गई है और इसका उद्देश्य है कि जो सोलर पंप लगाने पर ही 40% की सब्सिडी वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 के अंदर की गई थी और 2020 तक इस योजना से 8 करोड़ जो एलपीजी कनेक्शन है निःशुल्क प्रोवाइड हो किए जा चुके हैं। तो उद्देश्य यही था कि निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन हो प्रोवाइड करवाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 है, इसकी शुरुआत 2021 के अंदर की गई थी महोबा उत्तर प्रदेश से ही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई है और इसका भी उद्देश्य था कि जो बेघर है और जीर्णोद्धार घरों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को 2028-29 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पक्का घर उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये पूछ सकते हैं कि आपकी शुरुआत कब हुई है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 25 दिसंबर 2000 से ही इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है कि गांवों को हर मौसम के लिए अच्छी सड़कों से जोड़ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई है और प्रत्येक जो सांसद होता है उनको एक गांव है वो गोद लेना पड़ता है और उस गांव का विकास करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई है और भारत के 40 करोड़ से अधिक लोगों को ही कौशल प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तो 2009 से 10 के मध्य इस योजना की शुरुआत की गई है। आदर्श ग्राम में चयनित करने पर ही जो आदर्श ग्राम को चयनित करता है तो उनको 21 लाख रुपए की सहायता राशि है वो भी प्रोवाइड की जाती है। स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में की गई है और समय अवधि है 2021 से 26 तक है। उद्देश्य है कचरा मुक्त शहरों का निर्माण करना, जैसे घरेलू शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जन जागरूकता फैलाना, ये सब इसका उद्देश्य ही है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई है और उद्देश्य है कि जो सड़क विक्रेता है इनको औपचारिक रूप से ही ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने, 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो इसकी शुरुआत जून 2015 में की गई थी। शहरी क्षेत्र के समस्त बेघरों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना उद्देश्य है।
स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 में की गई है और इसमें 100 शहरों का चयन किया गया है और 100वां शहर कौन सा है, तो वो है मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वो 100वां शहर शामिल हुआ है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य है खुले में शौच मुक्त करना। तो 2 चरणों में इसकी घोषणा की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 से लेकर 1 अक्टूबर 2019 तक का उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त करना और फरवरी 2020 से 2024-25 तक इस योजना की शुरुआत करने का उद्देश्य है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो 2015-16 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने इसका उद्देश्य है। तो इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा 75-25 रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 75% देगी और राज्य सरकार 25%, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के जो राज्य होते हैं उनमें 90-10 का क्राइटेरिया हो रखा गया है। अटल भूजल योजना तो 25 दिसंबर 2019 इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जून 2014 में की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत मार्च 2019 में की गई है और उद्देश्य है जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पात्रता रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक की और प्रति माह इनको 3,000 रुपए पेंशन के रूप में है वो दिया जाने का प्रावधान है, वो भी रखा गया है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 1951 से 56 तक। मॉडल है हैरा डोमल मॉडल पर यह आधारित है और प्रारूप तैयार किया था KN राज के द्वारा। लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। विकास दर तो विकास दर का लक्ष्य 2.1% था, लेकिन प्राप्त हुई थी 3.6%। तो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही विकास दर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है 1956 से 61 तक। मॉडल था महानोबिस मॉडल और लक्ष्य था उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण, मतलब तीव्र औद्योगिकरण और उद्योगों का विकास करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है। विकास दर का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त हुई थी 4.27%, यानी जो विकास दर का लक्ष्य से कम प्राप्त हुई थी सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंदर ही। और इसके अंतर्गत ही लोहा इस्पात संयंत्र जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो लोहा इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना भी सेकंड पंचवर्षीय योजना है उसी के समय की गई थी। और बोकारो है, इसकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके समय इसकी स्थापना की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय 1961 से 66 तक है। मॉडल है जॉन सेडी व सुखमय चक्रवर्ती डिओस्ट्रेक्स प्लेनिंग, तो इस पर यह आधारित थी। कृषि और उद्योगों पर इसमें बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन प्राप्त हुई है 2.4%। तो इसका कारण क्या था, क्योंकि उस समय मतलब चाइना और भारत के मध्य युद्ध हो गया था, तो इस वजह से मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य को पूरा नहीं प्राप्त किया था भारत ने। FSI जो फूड सेफ्टी जो FSI है इसकी स्थापना कब की गई थी 1965 के अंदर ही और 1966 से 1969 तक ही प्लान हॉलीडे चला था और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी समय की गई थी। और जो बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1969 से 74। मॉडल था अशोक रुद्र एंड LS माने। प्रारूप DR गोडगिल ने इसका प्रारूप तैयार किया था। लक्ष्य है स्थिरता के साथ ही आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, ये इसका लक्ष्य था। विकास दर 5.5 से 5.7% रखी गई थी, लेकिन प्राप्त हुई है 3.3% ही। और इसी समय 1974 के अंदर ही ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा भी शुरू किया गया था, जिसके तहत ही फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर। 1969 के अंदर ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इनको भी आप याद रख लेना। आपसे थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके थोड़ा सा क्लास को थोड़ा लाइक शेयर करना और चैनल पे प्लीज अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके घर में भी जितने भी मोबाइल फोन है उनसे थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मेरे को भी हो कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है उसका कुछ थोड़ा बहुत तो मेरे को मिल रहा है। तो प्लीज आपसे बस इतनी ही सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। PDF मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। आगे देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 1974 से 79 तक का। मॉडल था DPR धर्म मॉडल है। लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन के साथ में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया है और प्राप्त हुई थी 4.8%। अनवर्त प्लान चला था 1979 से 78 से 79 तक, फिर 79 से 80 तक ये अनवर्त प्लान चला था, अर्थात रोलिंग प्लान। और इसके जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिडल। ये विश्व के अंदर ही जो अनवर्त प्लान है इसके जनक थे और उनकी बुक है एशियन ड्रामा। भारत के अंदर कौन थे इसके जनक, तो TD जो लक्कड़ वाला है
वो भारत के अंदर इसके जनक थे। छठी पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 1980 से 85। मॉडल है आगत निर्गत और लक्ष्य था रोजगार सृजन व गरीबी का उन्मूलन करना। विकास दर का लक्ष्य 5.2% रखा गया है, प्राप्त हुई थी 5.7% और इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगली देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय है 1985 से 90 तक का। मॉडल था दीर्घकालीन विकास व उद्धारिक मॉडल। लक्ष्य रखा गया है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक न्याय। विकास दर लक्ष्य रखा गया है 5% का, प्राप्त हुई थी 6%, तो ये मतलब लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त हुई थी। नारा था रोटी रोजा व उत्पादकता, था भोजन काम और उत्पादकता, इसका नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। ये पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा है, ये था तो 7वीं का। अवकाश चला था 1990 से 92 के मध्य और 1991 के अंदर ही इसी समय एलपीजी भारत के अंदर एलपीजी की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही की गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं और ये क्लास आपकी स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम, सभी के लिए इंपोर्टेंट होगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1992 से 97 का। मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर, ये इसका मॉडल था। लक्ष्य रखा गया था मानव संसाधनों का विकास करना। विकास दर का लक्ष्य 5.6% था, प्राप्त हुई थी 6.8%। और मानव विकास सूचकांक 1990 से 91 के अंदर ही महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के प्रयासों से शुरू किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए ही जो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, वो भी इसी समय हुआ था। पंचवर्षीय योजना का समय है 1997 से 2002। मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। लक्ष्य है सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि। विकास दर का लक्ष्य 6.5% है और प्राप्त हुई थी 5.4%। और इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 को और कोरगिर वॉर है वो भी इसी समय हुई थी 1999 के अंदर। 10वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय 2002 से 2007 तक का था। लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं दक्षता के साथ में आर्थिक विकास। विकास दर का लक्ष्य 8%, प्राप्त हुई थी 7.6%। और नरेगा 2005 के अंदर ही शुरू की गई थी और लागू कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय, तो समय था 2007 से 12। इसका लक्ष्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीव्र व समावेशी विकास पर बल दिया गया था। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना समय है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो तीव्र व समावेशी विकास पे लक्ष्य रखा गया है। विकास दर लक्ष्य 9% था लेकिन प्राप्त 8%। लेकिन सबसे ज्यादा विकास दर कब प्राप्त हुई है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही प्राप्त हुई थी। और आरटी एक्ट 2009 जो कि अब लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, वो भी इसी समय हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका समय है 2012 से 17 तक का। लक्ष्य है तीव्र सतत व अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य। तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है, इसका लक्ष्य पूछा जाता है तो दोनों में आप कंफ्यूजन मत होना। जो 11वीं है उसमें तीव्र और समावेशी विकास है, जबकि 12वीं में तीव्र और सतत, इसमें सतत भी दे रखा है, सतत व अधिक समावेशी विकास पे बल दिया गया था। विकास दर का लक्ष्य वही 9% है, प्राप्त हुई थी 6.7 से 6.9%। कृषि लक्ष्य इसमें 4% था और प्रजनन दर का लक्ष्य था 2.1%। तो इनको भी